जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 9 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ज्ञान सर के स्पेशल कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। मजा आ जाएगा। ऐसी तैयारी की हर एक चीज वहां पर कवर होती है। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिए, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी, प्लस हमारे लेक्चर से रिलेटेड जुड़ी सभी अपडेट्स आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस को एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। विशाखापट्टनम के फॉरगेटन पिल बॉक्सेस के बारे में बात होगी। नेशनल हेल्थ अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयुष्मान भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में एक आर्टिकल है। फिर कोलेरा का इशू तो आप लोग जानते ही हैं, तो उससे रिलेटेड पूरे दुनिया भर में क्राइसिस चल रहे हैं, वो एक आर्टिकल आया है। और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रियल एस्टेट, इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बोल रहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज को एक्सपेंड करने से रिलेटेड एक स्टेटस सामने आया है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि कौन कितनी आज की डेट में हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं टोटल। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में इसका आंसर जो है वो हालांकि दिया हुआ है, और पॉलिटी पढ़ी होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। हालांकि ये टॉपिक जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि 5 और लैंग्वेजेस जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो 5 और लैंग्वेजेस, पहला पॉइंट ये। नेक्स्ट, 5 नई लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है वो कौन सी लैंग्वेजेस है, तो इनके नाम थोड़े से आपको पता होने चाहिए। जिस पर विचार किया जा रहा है वो है मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली। इसके अलावा अनाउंसमेंट जो है, इससे पहले यह भी कहा गया था कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, इनको भी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जाए। राइट, तो उसके बाद फिर ये 5 लैंग्वेजेस की जो है वो बात की जा रही है कि इसको भी जो है वो शामिल करना है। 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू किया था। याद रखना 2004 से शुरू हो गया था कि भाई हम जो है वो शास्त्रीय भाषा, जिसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो डेजिग्नेट करेंगे। यानी कि लैंग्वेजेस को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का जो है वो दर्जा दिया जाएगा। किस चीज को देखते हुए कि भाई वो लैंग्वेज जो है वो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, राइट, उनकी एंशिएंट लेगेसी है, उसको प्रिजर्व करके रखना और उसको सम्मानित करना है। स्टेटस जो है ये हाईलाइट कर रहा है कि भाई हिस्टोरिकल और लिटरेरी ट्रेडिशन जो कि एसोसिएटेड है हर एक लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि भाई इनका ऐतिहासिक एक इतिहास है इनका, इस लैंग्वेज का, और साहित्यिक परंपरा हम लोग को यहाँ इससे जुड़ी देखने को मिलती है। और नेशन की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इवोल्यूशन इन्हीं लैंग्वेज से जो है वो जुड़ी हुई है। राइट, हमारे भारत की अगर हम बात करें तो बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास जो है उसमें इन लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा है। और रिसेंट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जो है वो अब बताया ये जा रहा है कि एंशिएंट विजडम और कल्चर नरेटिव्स के कस्टोडियन जो है उनको जो है वो सर्व कर रही है। मतलब कि सांस्कृतिक और प्राचीन ज्ञान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग को संरक्षित करना है, और उसमें ये सब भाषा जो है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइटेरिया क्या हम लोग को देखने को मिलता है, किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करना है तो कुछ स्पेसिफिक बेंचमार्क जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। किसके द्वारा? तो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। कौन सी एक्सपर्ट कमेटी? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, जिसको भाषाई विशेषज्ञ समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्राइटेरिया क्या क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज तो लैंग्वेज जो होना चाहिए वो 1000 साल से ज्यादा की उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा, उसके पास कोई एंशिएंट लिटरेचर लिखा होना चाहिए जिसकी कल्चर हेरिटेज में जो है वो वैल्यू होनी चाहिए। राइट, और जनरेशन उस वो लैंग्वेज जो है वो बोलनी चाहिए। जनरेशन टू जनरेशन जो बोलते हैं ना कि पिछली जनरेशन उससे पहले वाली जनरेशन, तो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो उस लैंग्वेज को जो है वो मान्यता देती हो। तो ये चीज देखी जाएगी। अब 1000 साल से ज्यादा जिसका इतिहास हो तो जनरेशन तो बनता ही है। बट हाँ, यहाँ पर जो मेन कहानी है जो ध्यान में रखने वाली कि उससे जुड़ी कोई ऐतिहासिक लिटरेचर होनी चाहिए, ग्रंथ होने चाहिए, राइट, साहित्य होने चाहिए प्राचीन तौर पर। फिर इसके अलावा पोएटिक वर्क्स होनी चाहिए उस लैंग्वेजेस के अंदर। राइट भाई, इंपॉर्टेंट जो पहले के समय पर पोएट्स थे, ऑथर्स थे, उन्होंने इस लैंग्वेज का उपयोग किया हो। नेक्स्ट, लैंग्वेज जो है ये एक डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन होना चाहिए मॉडर्न फॉर्म से, यानी कि आज की डेट की लैंग्वेज है उससे बहुत ही अलग होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। राइट,
ठीक है, और लेटर फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो डिसकंटिन्यू, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म जो है वो डिसकंटिन्यूटी होते हुए जो लेटेस्ट फॉर्म जो बना है, यानी कि मॉडर्न फॉर्म जो बना है, उसमें चेंजेस नजर आने चाहिए, राइट। तो बनता है कि हाँ भाई, इस लैंग्वेज को जो है वो प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये 4 फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि किस लैंग्वेज को जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर। अब देखो, अगर स्टेटस मिलेगा किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे काफी सारे एकेडमिक और कल्चरल बेनिफिट्स जो है वो होंगे, शैक्षिक और सांस्कृतिक लाभ जो है वो प्राप्त होंगे। इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा पढ़ने का, एंशिएंट टंग को प्रिजर्व करने का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, नई रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनेंगी, राइट। 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी जो है वो हर साल जो है वो दिए जाएंगे स्कॉलर्स को, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रकार के क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के ऊपर। तो अवार्ड्स वगैरह भी इसमें दिए जाएंगे और दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन के बाद ये देखने को मिलता है कि कुछ क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में ये लैंग्वेज जो है बोली जाती है, वहां पर एक उत्साह का माहौल जो है वो बन जाता है। स्टेट लीडर आसाम के ये ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और ये कहते हैं कि आसामीज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो बना दिया जाएगा, तो उससे खुशी की बात तो उनके लिए है ही नहीं। तो यानी कि किसी रीजन के अंदर एक उत्साह का भाव भी हम लोग को देखने को मिलेगा। और क्लासिकल लैंग्वेज जो इंडिया की है, ये बेसिकली अलग अलग फील्ड में, जैसे लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन में जो है वो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट किस प्रकार से रहता है? तो लैंग्वेजेस जो है उनको क्लासिकल लैंग्वेज जब गवर्नमेंट घोषित करती है, तो ऑब्वियसली बात है, अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, नए नए रिसर्च होती है, लोग जो है वो उसको प्रिजर्व करने पर काम करते हैं, उससे रिलेटेड स्टडीज जो है वो करने लगते हैं। तो काफी सारी चीजें, काफी सारे डेवलपमेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट करती है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, एक प्रोफेशनल एकेडमिक चेयर्स बनाती है जो कि रिसर्च करने से रिलेटेड होती है, राइट। देखो, एकेडमिक चेयर्स डेडिकेटेड होती हैं रिसर्च करने के लिए इन लैंग्वेजेस के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। फिर इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये स्टैब्लिश जो है वो किया जाता है पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिए, राइट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि मैसूर में हम लोग को देखने को मिलता है, जो फर्दर जो है वो इन लैंग्वेजेस के एंगेजमेंट को जो है वो प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस लैंग्वेज में एंगेज हों। फिर 8, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आ गया भैया इसका आंसर। 8वां शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर 22 लैंग्वेज को अभी तक जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पर, राइट। या क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर भी आप कह सकते हो। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो है वो ट्रांसफॉर्म करना और इंकरेज करना कि क्लासिकल स्टडीज पर जो है वो और बेहतर तरीके से जो है वो स्टडीज की जा सके। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम आपको बताना चाहिए, अस्मिता, अस्मिता प्रोजेक्ट। इसने टारगेट रखा है कि ये 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस की जो है वो प्रोड्यूस करेंगे अगले 5 सालों के अंदर। तो ये टारगेट आपको पता होना चाहिए, और इससे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और प्रिजर्वेशन को प्रमोट जो है वो किया जाएगा। क्योंकि देखो, हमारी कंट्री के अंदर जो है वो, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी बेसिक से, तो काफी सारी लैंग्वेजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। जनरली जो है वो कहा जाता है कि 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस हमारी कंट्री के अंदर है, यस। और इसमें से 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस का जो है वो दर्जा दिया गया है, या क्लासिकल लैंग्वेजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। अब इसी को एक्सपेंड करने से रिलेटेड बात की जा रही है। अब देखो, अगर आप क्लासिकल, अब प्रॉब्लम क्या कहां पर है, तो अगर आप और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस को जो है वो प्रिजर्व करने पर फोकस करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उसको बोलने वाले लोग हैं, वो भी डिमांड जो है वो क्रिएट करेंगे, और तो कहीं ना कहीं किसी के बीच में उत्साह होगा तो कोई दुखी होंगे, राइट। तो ये इशूज तो देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। तो किसी को लगेगा कि नहीं भाई, हमारी भी लैंग्वेज को जो है वो प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो, इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दो। तो ऐसे इशूज, तो ऐसे चैलेंजेस तो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि आएंगे ही आएंगे। बट ऑब्वियस ही बात है कि क्लासिकल लैंग्वेज सभी लैंग्वेजेस को बनाया नहीं जा सकता, उसके पीछे क्राइटेरिया होता है, और 4 क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको बताया, वो आपको ध्यान में रखना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि भाई 5 लैंग्वेजेस सरकार जो है वो जोड़ने वाली है, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज, बंगाली, ये आपको याद रखना है। 2014 से सरकार ने लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना शुरू कर दिया। क्राइटेरिया क्या है? पहली चीज तो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी इसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ बुक्स होनी चाहिए एंशिएंट पीरियड की, जिसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस, पोएटिक वर्क्स उसका होना चाहिए, और वो अलग होनी चाहिए अपने मॉडर्न फॉर्म से। फिर इसके अलावा हमने जो है वो काफी सारी चीजों के बारे में चर्चा करी। एक हमने देखा कि भाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो बेसिकली एक अलग से डेडिकेटेड चेयर जो है वो स्टैब्लिश करेगी उन लैंग्वेजेस पर रिसर्च करने के लिए, राइट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज जो क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है,
जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के अंदर है, तो वो जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिए, यानी कि अलग अलग चेयर जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उस लैंग्वेज पर फर्दर रिसर्च करने के लिए। और हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8वें शेड्यूल के अंदर शेड्यूल लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं अभी। फिर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है अस्मिता, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 5 सालों में 22,000 किताबें जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो प्रमोट करना है, राइट, प्रोड्यूस करना है, प्रमोट करना है। बस, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट। अब विशाखापट्टनम के पिल बॉक्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, ये पिल बॉक्सेस जो है वो कब के हैं? वर्ल्ड वॉर सेकंड के पिल बॉक्सेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी जो बारिश हुई है, तो विशाखापट्टनम वाला एरिया जो है वो कोस्टल एरिया है, राइट। तो बारिश के कारण इरोजन हुआ, मिट्टी हटी, और मिट्टी हटने के कारण एकदम से वर्ल्ड वॉर सेकंड के पिल बॉक्सेस जो है वो दिखाई दिए। ये बेसिकली रिलिक्स है, और हम लोग को रेत के नीचे जो है वो देखने को मिले थे, और ये पब्लिक की मतलब उसमें व्यू में आ गए, विजन में आ गए। और इसमें ये चैप्टर आ रहा है कि भाई, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, विशाखापट्टनम सिटी की वॉर टाइम हिस्ट्री। तो ये बेसिकली रेलिक्स है, अवशेष हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। पिल बॉक्सेस जो है वो क्या है? तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्ट्रक्चर जो है बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो मैंने अभी आपको बताया। वह विशाखापट्टनम की कोस्ट लाइन के पे जो है वो तैयार किए गए थे, बनाए गए थे। और किस ऑब्जेक्टिव से? तो ये इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट जो था विशाखापट्टनम का, उसको एनिमी अटैक से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए बनाए गए थे। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि ये पिल बॉक्सेस क्या है। तो इनको बनाया गया था किस पर्पस के लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विशाखापट्टनम कोस्ट को जो है वो अटैक से बचाने के लिए। अब अचानक से इरोजन के बाद जब ये पिल बॉक्सेस जो है वो दिखाई दिए, तो ये अचानक से एक हाईलाइट क्रिएट कर रहा है, ये रोशनी डाल रहा है, राइट, किसके ऊपर? विशाखापट्टनम की हिस्ट्री के ऊपर, राइट। और एक रिमाइंडर बता रहा है कि हाँ भाई, उस समय भी जो है जो था वो विशाखापट्टनम की एक बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, राइट, विशाखापट्टनम पोर्ट की, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर पिल बॉक्सेस तैयार किए गए थे। तो पिल बॉक्सेस वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान बनाए गए थे। ये बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटेक्ट करने के लिए थे विशाखापट्टनम के पोर्ट को, और जो कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवल बेस था, राइट। और ये एक्सिस फोर्स के लिए ये टारगेट था, एक पर्टिकुलरली जापान के लिए, जो सबमरीन और एरियल अटैक जो है वो लॉन्च करते थे। ठीक है, ये बेसिकली जस्ट समुद्री तट के नजदीक में हम लोग को देखने को मिला था। ये सोल्जर्स को जो है वो फायरिंग पोजीशन प्रोवाइड कराता था, राइट, और छुपने का स्थान भी जो है वो देता था। एक छोटा सा कैमेफ्लॉज डिजाइन जो है वो बनाया गया था, जिससे कि एनिमीज के लिए काफी डिफिकल्ट था हमारे सोल्जर्स को जो है वो डिटेक्ट करना, राइट। फिर इसके अलावा टर्म जो पिल बॉक्स है वो कैसे आया? तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके डिजाइन से, स्ट्रक्चर के डिजाइन से, राइट, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिला था। जो मेडिसिन कंटेनर्स जो है उसका उपयोग पिल्स पिल्स होती है दवाइयां, तो दवाइयां जिस कंटेनर में आती थी उसी के शेप का ये था, इसलिए इसको पिल बॉक्स जो है वो कह दिया। और इसमें ज्यादा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। पिल बॉक्स क्या है वो आपको समझ में आ गया। पिल बॉक्स यानी कि जिसमें दवाई रखते हैं। और ये विशाखापट्टनम में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, राइट, रेत के नजदीक में, और ऐसे दिखाई दे रहे थे कि वो ऊपर से एरियल टारगेट से या दूर से देखोगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि वो रेत है कि पिल बॉक्स है, राइट। मतलब उस प्रकार का कैमेफ्लॉज स्ट्रक्चर इसका था। और ये किस पर्पस के लिए थे? विशाखापट्टनम को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, राइट। और जिसके पीछे हमारे सोल्जर जो है वो छुप सकें, और एनिमीज पर जो है वो निगरानी रख सकें, और डिफेंड कर सकें हमारे पोर्ट को। सेकेंडली, अभी जब इरोजन हुआ तो उस दौरान हम लोग को देखने को मिला कि रेत की परत जो है वो हटी, और फिर ये पिल बॉक्सेस जो है वो एक्सपोज हो गए, लोगों को दिखने लगे। बस इतनी चीज अभी तक के टॉपिक के अंदर आपको ध्यान में रखनी जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब देखो, रीसेंट जो बीच में इरोजन हुआ है ये मॉनसून के कारण हुआ है। इसके अंदर दो पिल बॉक्सेस दिखाई दिए हैं, एक आर के बीच में, राइट, पब्लिक के लिए विजिबल है, और दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जलारी पेटा फिशिंग कॉलोनी में, राइट, जो कि मलबे के अंदर, सैंड के अंदर अभी भी उसका कुछ हिस्सा जो है वो बरीड है। स्ट्रक्चर जो है उनको रीबरी जो है वो किया गया है, सैंड्स को जो है वो शिफ्ट करके, और उनकी रीडिस्कवरी जो है वो रिव्यू कर रही है पब्लिक के इंटरेस्ट को, कि भाई सिटी के वॉर टाइम हेरिटेज को हम लोग को अब प्रिजर्व करना है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम पीरियड आपको ऑलरेडी पता है, 1939 से लेकर 1945 का टाइम पीरियड। तो विशाखापट्टनम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी इंडियन ओशियन के अंदर। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पिल बॉक्सेस कंस्ट्रक्ट किए थे, और भी दूसरे फोर्टिफिकेशन किए थे, किलाबंदी करी थी इस क्षेत्र को जो है वो बचाने के लिए, स्पेशली जापान से, राइट। और विशाखापट्टनम के बारे में हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नेवल बेस हुआ करता था ये,
राइट, और साउथ एशिया के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर था ये, इसलिए काफी सारी कंट्रीज जो थी वो इसको कैप्चर करना जो है वो चाह रही थी। पिल बॉक्सेस विशाखापट्टनम के कोस्ट में जो थे वो एक डिफेंसिव नेटवर्क के तौर पर जो है वो काम करते थे। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो लड़ा गया था किसके बीच में, एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में, जिसके बारे में आपको आइडिया होगा अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी तो आगे चल के आप पढ़ोगे, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया का रोल जो था वॉर के अंदर वो यही था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बचाना, स्पेशली विशाखापट्टनम को एनिमी के अटैक से। और पिल बॉक्सेस जो थे वो बेसिकली डिफेंड करने के पर्पस के लिए थे, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। और ये पिल बॉक्सेस जो है ये थ्रू रिलिक्स ऑफ वॉर आर नाउ अ पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम रिच मैरीटाइम हिस्ट्री। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि अभी रिसेंटली पिल बॉक्सेस का जिक्र था करंट अफेयर्स के अंदर, ये किस क्षेत्र से एसोसिएटेड और ये क्या है, तो आपको आइडिया लग ही चुका है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको रिकॉल भी करा दिया, रिवाइज भी करा दिया, बस इस टॉपिक के अंदर यही था। अब एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि बीच में इरोजन हो रहा है, राइट, तो ये पिल बॉक्सेस जो है वो अब एक्सपोज हो गए, सामने आ गए हैं, अब इसको दोबारा से जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है। हो सकता है कि आगे चल के पब्लिक को दिखाने के लिए वहां पर एक टूरिज्म अट्रैक्शन सोर्स जो है वो तैयार किया जा सके, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ अकाउंट किस प्रकार चल रहा है हमारी देश में, स्वास्थ्य को लेकर जो है वो क्या चीजें नजर आ रही है। देखो यार, एक चीज तो है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमने बहुत कोविड-19 के समय पे हमें समझ में आ चुका था कि हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर का, कितना बड़ा चैलेंज है, राइट। बेड्स अवेलेबल नहीं है, कई केसेस में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कई केसेस में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है स्टाफ नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, हमारी कंट्री सबसे ज्यादा पूरे दुनिया भर में डॉक्टर्स को जो है वो रिलीज करती है, या फिर डॉक्टर प्रोड्यूस करती है, मैं बोलूं, है ना, सबसे ज्यादा। बट देन टू हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर का क्राइसिस है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, और उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, सर्व करने के लिए स्टाफ जो है वो काफी कम है। बट फिर भी पिछले कुछ सालों में हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है, यही इस रिकॉर्ड के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है नेशनल हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जिन्होंने करीब 2 सालों के पीरियड को जो है वो देखा, 2020 से लेकर 2022 के पीरियड को, और रिपोर्ट के अंदर 8th और 9th, ये रिपोर्ट जो है वो 8th और 9th हम लोग को देखने को मिल रही है, जो सीरीज में है, एक 2020 और 21 की, और 2021 और 22 की, जो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है कि इंडिया के अंदर कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में। तो हालांकि ये चीज बताई गई है कि भाई खर्चा जो है वो काफी अच्छा किया है सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में, पिछले सालों के कंपैरिजन में खर्चा जो है वो बढ़ाया है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हुआ है, और सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ के ऊपर वो राइज हुआ है। अब इन 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। पहला चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि सरकार जो है वो खर्चा कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर, क्लियर। दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जब इंसान जो है, एक व्यक्ति जब किसी इलाज कराने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको पता है कि उनकी इनकम से ज्यादा जो है हॉस्पिटल कई बार बिल आ जाता है, उनको कहीं से लोन लेकर हॉस्पिटल के बिल्स जो है वो पे करने पड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कि लोगों की इनकम से ज्यादा हॉस्पिटल का बिल होता है। ये कई केसेस में होता है, काफी सारे केसेस, मैंने पर्सनली ये चीज जो है वो ऑब्जर्व करी थी, तब मुझे समझ में आया, रियलाइजेशन हुआ कि नहीं भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। और मैं आप लोग से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप अपनी पूरी फैमिली का, अपना और अपनी पूरी फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवा लें अगर नहीं है तो। क्योंकि अगर मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होते हो कि भाई, क्योंकि देखो कई लोग मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते, उनको लगता है अरे यार क्या ही बीमार पड़ेंगे यार, स्वस्थ स्वस्थ तो है हम। भाई देखो, बीमारी और एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो यू आर टेंशन फ्री, राइट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पैसों के बारे में तो सोचना नहीं पड़ेगा, फिर आप बेस्ट इलाज के बारे में सोचते हो, राइट। तो भले ही कुछ ना हो, भले ही आप, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो किसी एजेंट के कारण जो है वो लैप्स हो गया, क्योंकि उसने टाइम पे हम लोग को जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने बोला कि टाइम है टाइम है टाइम है करके उसने लैप्स कर दिया। फिर जब हमें जरूरत पड़ी तो 10 सालों से पापा ने इंश्योरेंस पे किया था, और जब जरूरत पड़ी तो उस समय वो इंश्योरेंस हमारा लैप्स हो चुका था। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। एजेंट वेजेंट के चक्कर में पड़ना नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन कंपनीज वगैरह काफी सारी हैं, पॉलिसी बाजार है। मैं हालांकि किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, हमें किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के लिए, बट जो अच्छी सर्विस है वो मैं आपको बताता हूँ।
कि पॉलिसी बाजार जैसे उस पर आप कॉल करो, वो आपको कंसल्ट करेंगे, बताएंगे कि भाई अलग अलग प्लान्स कि आप ये ले सकते हो, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे कि मेरे पिताजी को जब ये अटैक आया था, हार्ट अटैक, तो उस समय उनको स्टेंट जो है वो डाला था, राइट। तो उसके बाद फिर मैंने उनका इंश्योरेंस कराया था, तो 3 साल का उनका वेटिंग पीरियड था। टचवुड ये तीसरा साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और उनका मैं प्रीमियम जो है वो पे कर रहा हूँ अराउंड 22,000 रुपए सालाना, क्योंकि मम्मी और पापा का भी एक साथ नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि पापा को हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, और मम्मी तो फिट एंड फाइन है, बट देन टू मैंने मम्मी के भी करवा ली, जिनके 3 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। जो होता है ना क्रिटिकल डिजीज वगैरह जो है वो 3 इयर्स के बाद जो है वो कवर की जाती है, तो वो सब हो गया। तो मम्मी का प्रीमियम आता है अराउंड 15-16 हजार के आसपास, राइट। बट अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में करा लोगे ना, तो आपका प्रीमियम बहुत कम रहेगा और पूरी फैमिली भी कवर्ड हो जाएगी, और बहुत बढ़िया। 5 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं, 5 लाख इज सफिशिएंट, राइट। अभी जैसे रिसेंटली मम्मी को कुछ इशू हुआ था, मतलब तबीयत उनकी खराब हुई थी, तो हमने तुरंत उनको अपोलो हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया। 40,000 रुपए का हॉस्पिटल का खर्चा बना था, और हमें सिर्फ 2200-2300 रुपए बस देने पड़े थे। सोचो आप, तो यहाँ पैसे तो बचे ना यार, पैसे बचे प्लस टेंशन। पैसे से बड़ी चीज, पैसे तो आप लेके आ भी जाओगे, कहीं से अरेंज भी कर लोगे। भाई फैमिली मेंबर जब अगर हॉस्पिटल में रहता है, तो आप कहीं से भी जुगाड़ हो जाती है। सब लोग मदद भी कर देते हैं, कोई मदद भी नहीं करता है तो ठीक है, आपके पास इतना एसेट तो होता है कि आप बेच बाच के सब भाई घर वालों को बचा तो लो, बट वो मेंटल टेंशन वो तो दूर रहती है ना। इसलिए इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है। इसी से जुड़ा हुआ है सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ही इंश्योरेंस है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम। पूरी बातें क्लियर हो गई? यहां तक आपको अंडरस्टैंडिंग दिमाग में चिपक गई? ठीक है, अब आगे बढ़ता है। और हाँ, जरूर इंश्योरेंस सभी लोग करवाओ, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है बॉस। नहीं तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब इंश्योरेंस हाथ में होता है ना, तब आप सीधे जाते हो हॉस्पिटल के अंदर, बोलते हो एडमिट कराइए, बेस्ट बेस्ट सर्विस ढूंढते हो फिर आप। तो फोकस करो बेस्ट सर्विस ढूंढने के ऊपर, ना कि अपने आप को मेंटली टॉर्चर करो। और वक्त का भरोसा नहीं, ये मत सोचना कि अरे यार फालतू अपने पैसे वेस्ट हो रहा है, हर साल कुछ हो तो नहीं रहा है, जरूरत पड़ नहीं रही है। नहीं भाई, पैसे कभी वेस्ट नहीं होते, कभी ना कभी वो काम में आएगा। और आपको खुद जो है वो रिलैक्सिंग लगेगा। और आपके अभी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोले अरे फालतू बेफजूल के खर्चे करो, क्योंकि मुझे बोला गया था ये तो बेफजूल के खर्चे हैं। बट उस समय उनको समझ में आया कि जिस समय जब जरूरत पड़ी, तब सब लोग रिलैक्स थे। क्यों? क्योंकि बेफजूल का खर्चा नहीं, और 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आप ट्रीटमेंट भी लो, 5 स्टार लो, फिर क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये वही है आयुष्मान भारत स्कीम। तो सरकार ने अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को जो है वो बढ़ाया। देखो, सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.13% था 2014-15 में, वो 1.84% हो गया है। हालांकि हम लोग को 3% के आसपास हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो करना है, ये रिकमेंडेशन कई सारी रिपोर्ट्स में जो है वो दिया गया है। जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया 3.94% से 6.12%। ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि हर एक व्यक्ति के ऊपर सरकार पहले 1,100 रुपए खर्च करती थी, अब 3,000 से ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। नेक्स्ट, हर व्यक्ति के ऊपर। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 2020-21 और 21-22 के दौरान 37% इंक्रीज हम लोग को जो है वो जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर में जो है वो देखने को मिला। वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुआ, कितना क्या डिक्लाइन हुआ, वो आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का शेयर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में भी बढ़ गया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़ा है, आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ हुई है, बिल्कुल हुई है, आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना था, क्या था, वो सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। नेक्स्ट, अब क्या इससे फायदे हम लोग को क्या देखने को मिले हैं? तो सबसे पहली चीज तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मजबूत हुई हैं, राइट, इंप्रूव हुई है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि एक्सपेंडिचर सर्विसेज एक्सपेंड हुई हैं, क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो बढ़ाई गई है, राइट। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ने से हमें देखने को मिला कि इंडिया ने अचीव किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, राइट, अपनी हेल्थ केयर एक्सेस को इंप्रूव करके, राइट। फाइनेंशियल बैरियर जो है वो मेडिकल सर्विसेज में रिड्यूस हुई हैं। फिर इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो है वो 2020, 21, 22 के बीच में जो है वो इंक्रीज हुई है कोविड-19 के बाद से, राइट। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है वो रिपोर्ट जारी करी, और ये रिपोर्ट 8th और 9th नंबर की रिपोर्ट थी। और इसमें तीसरी चीज, इसमें हम लोग को 3 चीजों में इंक्रीज देखने को मिला, मतलब 3 चीजों में फायदे देखने को मिले। एक तो सरकार ने अपने खर्चे बढ़ाए हेल्थ केयर सेक्टर में। दूसरा, आप ध्यान में रखिएगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है।
अच्छा, एक चीज बस और ये अगर याद रख सको तो ये बेसिक सी चीज याद रखना कि कितना शेयर है जीडीपी का, राइट, कितना बड़ा है। तो ये एक छोटा मोटा आंकड़ा अगर आपको याद रहे तो काफी अच्छा रहता है, मेंस में एक अच्छा वो रहता है, तो उसको चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। दैट्स इट। अब आयुष्मान भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो भाई हमें आयुष्मान भारत तो हेल्थ केयर से रिलेटेड, अब डिजिटल मिशन तो डिजिटलाइजेशन इसमें शामिल करो। तो 3 साल जो है वो इसके कंप्लीट हो गए 27 सितंबर 2017 को, सॉरी 2024 को। इसके 3 इयर्स जो है वो कंप्लीट हुए हैं। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना, उसको और बेहतर बनाना और एक्सेसिबल बनाना, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, राइट, डिजिटल इनोवेशन के थ्रू। और इसको किसने लॉन्च किया ये आप ध्यान में रखेंगे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब क्या क्या चीजें हम लोग को इसमें जो है वो देखने को मिली, तो इसके अंदर बताया गया कि 67 करोड़ से भी ज्यादा यूनिक हेल्थ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स हमने क्रिएट किए, आईडीज क्रिएट करी, राइट, इंडियन सिटीजन के लिए, यानी कि आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 42 करोड़ से भी ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो लिंक किए गए इससे आयुष्मान भारत ये हेल्थ अकाउंट से, जिससे कि मेडिकल हिस्ट्री का एक्सेस जो है वो किया जा सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप आज की डेट में आप फाइल लेकर जाते हो डॉक्टर के पास कि भाई कभी भी इलाज करवाने आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो आपके पास पूरी एक फाइल मेंटेन रहती है और रहनी चाहिए। काफी सारे लोग फाइल मेंटेन नहीं करते हैं। मतलब वो तो आई एम थैंकफुल टू माय फादर एंड मदर, पेरेंट्स के लिए थैंकफुल हूं मैं कि जब से मैं मेरा बर्थ हुआ तब से लेकर मेरी हर एक चीज के मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से संभाल के रखे गए हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि बचपन की कोई एक प्रॉब्लम आपको जो है वो आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम देने लगे, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ हेल्थ रिकॉर्ड। बट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट ने बोला कि लोग नहीं ख्याल रख सकते अपना, तो हम उनकी आईडी बनाएंगे कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, उस यूनिक आईडी जो है वो हॉस्पिटल के सर्वर में डाली जाएगी और उस पेशेंट का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो पता लग जाएगा कि भाई मेडिकल रिकॉर्ड कि भाई कि किस समय पर क्या क्या दवाइयां इन्होंने ली, क्या क्या इनको प्रॉब्लम थी, जिससे कि डॉक्टर और बेहतर तरीके से उनका डायग्नोस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो काफी अच्छी चीज है ये। इसको बोलते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री, राइट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है वो डेटा का भंडार, रिपोजिटरी मतलब डेटा का भंडार प्रोवाइड कराती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और फैसिलिटीज को अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो अपने सर्वर में जो है वो डालेंगे, मतलब वो आईडी नंबर और पूरे पेशेंट की जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री जो है मेडिकल हिस्ट्रीज पता लग जाएंगी। यूनिफाइड हेल्थ हेल्थ इंटरफेस फैसिलिटी फैसिलिटेट्स इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये जो इंटरफेस है ये इजी एक्सेस प्रोवाइड कराता है, ये चीज ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योर करेगा सिटीजन्स को कि वो पब्लिक प्राइवेट सर्विसेज दोनों जो है वो चूज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी उनको मिलेगी प्राइसिंग में और अकाउंटेबिलिटी में। अब ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इसको भी जो है फॉलो करता है, क्योंकि भाई देखो, एक हेल्थ एक ऐसी चीज होती है, मेडिकल हिस्ट्री एक ऐसी चीज होती है जो कि एक व्यक्ति की बहुत ही पर्सनल होती है। हर एक व्यक्ति अपनी मेडिकल इश्यूज के बारे में बताते नहीं है, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है और बताना चाहिए भी नहीं, इट इज नॉट गुड एट ऑल, राइट। कुछ चीज आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। और आप लोग तो ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करेंगे आगे चल के, एसडीएम डीएसपी आईएएस बनेंगे, तो आप लोग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी चीजों को प्राइवेट रखना शुरू कर दो। मैंने देखा है काफी सारे लोग अपनी पूरी दिल खोल के पूरी चीज बता देते हैं। नहीं भाई, ओपन बुक आपको नहीं बनना है कि मैं तो खुली किताब हूँ। काय खुली किताब हो, ब्यूरोक्रेट्स कभी खुली किताब नहीं होते। किसी को आपके बारे में अगर देखो, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी को आपकी मजबूरी आपकी प्रॉब्लम्स पता लग गई ना, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करता है। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और आपके साथ भी हुआ होगा। लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आपको पता लग गया ना कि आपको भूख लगी है, आपको पैसे की दिक्कत है, तो वो और आपको आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो कभी भी किसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ, कभी नहीं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप सोचते हो कि प्रॉब्लम्स बताने से थोड़ा हल्के हो गए, कोई हल्के नहीं हो गए भाई। सामने वाला और मजे लेगा। आज के जमाना चला गया कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, मजे लेने वाले बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। तो नेवर टेल योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन, जस्ट कीप योर प्रॉब्लम इनसाइड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या फाइनेंस। ना रिलेशनशिप के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में किसी के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर आपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया तो आपका रिलेशनशिप और ही खराब होना है। दैट इज ट्रू। सामने वाला व्यक्ति जो होता है मजे लेने का और भड़काने वाला काम करता है और कुछ नहीं, सही एडवाइस नहीं देता कोई। और सही एडवाइस लेने की आपको इसी जरूरत नहीं है, इतने बड़े हो चुके हो कि यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट,
तो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत है कि जिससे कि भाई हेल्थ इंफॉर्मेशन, प्रिवेसी प्रोटेक्शन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ड्रिवन डेटा एक्सचेंज, कि भाई कंसेंट होना चाहिए कि भाई हाँ, या आपका डेटा जो है वो शेयर किया जा सकता है, उसके लिए आप सहमत है कि नहीं है, तो वो कंसेंट होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। इंटरऑपरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, तो ये डेटा एक्सचेंज जो होगा हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स यानी कि जितने भी लोग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हो उनके बीच में आपस में डेटा एक्सचेंज होगा। और हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर और नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज ये इस पूरी प्रोसेस को जो है वो करेंगे, यानी कि इन गेटवेज के थ्रू जो है ये डेटा एक्सचेंज का काम जो है वो किया जाएगा। स्कैन एंड शेयर इनिशिएटिव और क्यूआर बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इसने जो है वो ओपीडी वेटिंग टाइम को जो है वो रिड्यूस कर दिया है काफी ज्यादा, और 5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं कि फटाफट स्कैन स्कैन करो, रजिस्टर करो। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम ये मोटिवेट करती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कि वो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है वो अडॉप्ट करें, और इंसेंटिव 4 करोड़ तक का उनको जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। 236 से भी ज्यादा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, इसमें लैब्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, राइट, तो इन्होंने भी जो है वो ऑलरेडी इस इकोसिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। और एंड टू एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एडॉप्शन पायलट जो है वो सक्सेसफुल इनिशिएटिव जो है वो रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर को जो है वो डिजिटलाइज कर देना, स्पेशली रिकॉर्ड्स के मामले में। 2024 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसमें 1.3 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज से ज्यादा जो है वो शामिल हुई हैं, इसमें 17,000 प्राइवेट सेक्टर से हम लोग को फैसिलिटीज देखने को मिल रही हैं, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री के अंदर हम लोग को 3.3 लाख हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्टर्ड है और 4.7 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। मेजर पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, यहाँ पे हम लोग को डिजिटल ओपीडी रजिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू जो है वो किया जा रहा है। बट अभी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रूरल एरिया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कमी है। बट हालांकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की कमी को जो है वो आज की डेट में हम लोग जो है वो रिजॉल्व कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, जिस पर काम अभी जारी है, चल रहा है। और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है कि भाई हेल्थ रिकॉर्ड जो है जो डिजिटलाइज किया जा रहा है वो कहीं लीक ना हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है प्रिवेसी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। फंडिंग का भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, इस पूरी चीज को इंप्लीमेंट करने पर ज्यादा पैसा जो है वो लगता है। तो करना क्या चाहिए, तो पहली चीज तो भाई रूरल एरियाज के लिए, गांव क्षेत्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना है तो प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर नेटवर्क जो है वो जरूरी है। प्रिवेसी का इशू है तो प्रिवेसी को जो है वो रेगुलेट करने के लिए और बेहतर मजबूत बनाओ, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पर काम करो, राइट। फिर इसके अलावा डिवाइड करो चीजों को, डिसेंट्रलाइज करो, बांटो टास्क को छोटे छोटे यूनिट्स में, जिससे कि बर्डन जो है वो कम हो और एफिशिएंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से जो है वो काम हो, बस दैट्स इट। तो इस टॉपिक में आपने जो है वो क्या चीज सीखी, इस टॉपिक में आपने ये चीज सीखी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसकी 3 साल की जर्नी जो है वो हो गई है 27 सितंबर 2024 को, और काफी सक्सेसफुल रही है। और इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, और इस मिशन में हमें देखने को मिला कि मेनली फोकस किया जा रहा था कि सभी, यानी कि लोगों को जो है वो, हमारी इंडियन सिटीजन्स को जो है स्पेशली हेल्थ केयर के मामले में उनको मतलब डिजिटलाइजेशन के साथ जो है वो लिंक करना है, जोड़ना है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत जो है वो पूरी चीज फॉलो की जा रही है इसके अंदर, जिससे कि लोगों की प्रिवेसी पर जो है मेनली फोकस किया जाए, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर और नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। स्कैन एंड शेयर एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ओपीडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा रहा है आज की डेट में इस मिशन के थ्रू। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही है कनेक्टिविटी का, नेटवर्क का, जिस पर अभी काम करने की आवश्यकता है, फंडिंग पर काम करने की आवश्यकता है, और प्रिवेसी को और रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है, प्रिवेसी के इशू को। बस दैट्स इट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट, पूरे दुनिया भर में कोलेरा का एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोलेरा बेसिकली गाइस एक प्रिवेंटेबल डिजीज है कि जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, बट आज की डेट में भी हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे, 4,000 डेथ 2023 में कोलेरा के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिली है, और डब्ल्यूएचओ ने यह आंकड़ा दिया है। जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक 22 कंट्रीज के अंदर कोलेरा आउटब्रेक रिपोर्ट किया गया है, जिसमें 2400 से भी ज्यादा डेथ पूरे दुनिया भर में सिर्फ 2024 में ही देखने को मिली है। फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, साफ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको पता है कि पानी की समस्या के कारण ही सबसे ज्यादा बीमारी होती है, उनमें से एक कोलेरा हम लोग को देखने को मिलती है। वैक्सीन की शॉर्टेज है,
तो इसके कारण कोलेरा बर्डन जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से कोलेरा बढ़ रहा है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कोलेरा जो है वो किस कारण होता है, तो कोलेरा आप फैक्ट ध्यान में रखिएगा, विब्रियो कोलेरिया, तो ये एक बेसिकली बैक्टीरियम हम लोग को देखने को मिलता है कि इसके कारण होता है, जो कि खराब पानी या खराब खाने में जो है वो पाया जाता है। ये भी फैक्ट ध्यान में रखेंगे। पेट को ये अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, इंटेस्टाइन को, और इसमें सीवियर डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वीकनेस लगने लगती है। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन के कारण डेथ तक जो है वो हो सकती है कोलेरा के चलते। ये डिजीज जो है वो खराब पानी खराब खाने से जो है फैलती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और जो जिस इसलिए कहते हैं कि आज की डेट में कि कहीं पर भी आप खाना पीना खाओ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही। अभी रिसेंटली मैं आ रहा था रेलवे स्टेशन से, तो वहां पर जैसी मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, मौसी को लेके आ रहा था, तो मौसी को क्रेविंग हुई चाउमीन खाने की, स्ट्रीट फूड वाला चाउमीन जो होता है ना, वैसे खाना नहीं चाहिए। अब ठीक है, मैं तो बड़ी एडवाइस कर रहा हूँ, बड़े जोरों शोरों से खाना नहीं चाहिए, मैं खुद खाता रहता हूँ भाई इधर उधर। बट हाँ, आई मेक श्योर कि वो जो कार्ड जहाँ पे भी खड़ा हो वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जगह पे हो, और उसके इक्विपमेंट्स वगैरह मतलब जो जिससे वो सामान वगैरह उससे रखे हुए हैं वो प्रॉपर दिख रहे हो और प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिख रहे हो, तभी मैं वहां पे रुकता हूँ, वरना नहीं रुकता। तो मैं ऐसे ही रुका था एक जगह पे, एंड जैसे जैसे आई सॉ कि वहां पर तो यार पब्लिक टॉयलेट है, सुलभ शौचालय है, मतलब जस्ट यानी कि चाउमीन का ठेला खड़ा हुआ है और उसके जस्ट बगल में सुलभ शौचालय है। मैंने कहा अरे भाई क्या है, ये तो बीमारी का घर है ये। और वो सुलभ शौचालय भी ऐसा कोई हाइजीनिक नहीं था, नीट एंड क्लीन वाला नहीं था। तो मैंने कहा भाई निकलो यहाँ से, यहाँ तो बदबू के मारे नहीं खा पाएंगे, पता नहीं फिर भी लोग खड़े हुए खा रहे हैं क्यों। 20 रुपए 30 रुपए प्लेट में, अपने पहले 20 रुपए 30 रुपए प्लेट में खाना खाओ, फिर 2,000 3,000 रुपए जो है वो मेडिसिन पे ऊपर और इलाज के ऊपर खर्च करो, क्या ही मतलब। इट्स बेटर टू ईट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस जो थोड़ी सी हाइजीनिक हो, राइट। फिर जो कुपोषित व्यक्ति जो होते हैं, स्पेशली बच्चे और जिनको एड्स वगैरह जो होता है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, उनको तो बहुत जान जाने का रिस्क होता है। 3 प्रकार की अप्रूव्ड वैक्सीन है कोलेरा से रिलेटेड, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। डुकोरल, फिर शैनकॉल, फिर यूवीकॉल प्लस। ड्यूकोरल, शैनकॉल और यूवीकॉल प्लस, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे। इनमें 2 डोजेस हम लोग को फुल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो देखने को मिलते हैं, 2 इसमें शॉर्टेज भी हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। शॉर्टेज का इशू एक सबसे बड़ा है। पूरे दुनिया भर में बर्डन जो है वो कोलेरा का क्या है, तो देखो नंबर ऑफ कोलेरा जो है के केसेस जो है वो 13% बढ़ गए 2023 में, डेथ जो है वो 17% बढ़ गई कंपेयर टू 2022। कोलेरा आउटब्रेक एशिया के अंदर जो है वो रिड्यूस हुआ है, अफ्रीका के अंदर इंक्रीज हुआ है। 2024 में इंडिया के अंदर 3,805 कोलेरा के केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, और इसमें म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्री भी इसकी चपेट में है। वैक्सीन शॉर्टेज सबसे बड़ा एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। मात्र 36 मिलियन डोजेज ही प्रोड्यूस किए गए थे, और ये बिल्कुल आधे से भी कम है जिनकी आवश्यकता है। ये शॉर्टेज जो है वो, इसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स किया कि वो सिंगल डोज स्ट्रेटेजी पर जो है वो काम करे, जिससे कि कवरेज जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या क्या है जिसके कारण से कोलेरा का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि वाटर क्वालिटी से एसोसिएटेड भी रहता है। फ्लड आ रही है, राइट, तो फ्लड क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड, बाढ़ हम लोग को देखने को मिल रही है। बाढ़ के कारण क्या होता है कि जितना भी सीवेज कंटामिनेशन होता है, गटर नाली जो होती है वो पूरी बाहर आ जाती है, राइट। फिर ड्रॉट के कारण भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कोलेरा बैक्टीरिया जो है वो पानी के अंदर जो है वो रहता है, राइट, श्रिंकिंग वाटर के अंदर, जिससे कि और लोगों के पास जो पानी जो भी मिलता है, जो भी कम पानी मिल रहा है, वो भी वो नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है। फिर लोग जो है वो स्वच्छता मेंटेन नहीं कर रहे, तो उसके कारण भी इशू होता है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग बताया गया 2 बिलियन लोग जो है उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। 3.6 बिलियन लोग जो है उनके पास पर्याप्त सैनिटेशन नहीं है, जो कि प्रॉपर कंडीशन क्रिएट करता है कोलेरा फैलने की। फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन जो होती है वहां पर भी हम लोग को सैनिटेशन का और हेल्थ केयर का इशू देखने को मिलता ही मिलता है। माइक्रोप्लास्टिक, रिसेंट रिसर्च ये सजेस्ट कर रही है कि ये जो बैक्टीरियम है, विब्रियो कोलेरिया, ये बेसिकली इट कैन अधीर टू माइक्रोप्लास्टिक, पोटेंशियली इंक्रीजिंग द बैक्टीरियम रेजिलियंस इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि ये उससे चिपक जाता है माइक्रोप्लास्टिक से, और चिपक जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि मरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहुंचेगा, और मरीन ऑर्गेनिजम्स को जब खाया जाएगा तो उसके थ्रू लोगों की बॉडी में पहुंच जाएगा ये बैक्टीरियम। तो ये भी एक रिस्की फैक्टर हम लोग को माइक्रोप्लास्टिक्स का देखने को मिलता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो क्या क्या है, तो ये एक ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर कोलेरा कंट्रोल, ये लॉन्च किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने।
और ये एक बेसिकली रोड मैप है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2030 तक कोलेरा को जो है वो खत्म करना है, एंड करना है। ये बेसिकली फोकस करता है कि भाई डिजीज जो है उसका सर्विलांस हो, यानी कि हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकें, कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करें, और ओरल कोलेरा वैक्सीन के कैंपेन जो है वो बढ़ाए जा सके, स्पेशली उन क्षेत्रों में जिस क्षेत्रों में कोलेरा आउटब्रेक बहुत ज्यादा है। मई 2023 में ग्लोबल हेल्थ पार्टनर्स इंक्लूडिंग WHO, यूनिसेफ एंड रेड क्रॉस, इन्होंने एक इमीडिएट एक्शन लेने की बात करी और ये कहा कि हम फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे और सभी लोग फंडिंग जुटाएं, जिससे कि और बेहतर तरीके से सैनिटेशन फैसिलिटी, हाइजीन और लोकल वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके। तो आगे की डेट में हम लोग को क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो करना है, राइट। वॉश इनिशिएटिव एक हम लोग को देखने को मिलता है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जिसको हम लोग बोलते हैं वॉश इनिशिएटिव, तो इस पर जो है वो सबसे ज्यादा काम करना है, उस पर पैसा लगेगा। हेल्थ केयर को मजबूत जो है वो बनाना है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है और कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना है, एंगेज करना है। तो पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी, तो पहली चीज तो ये सीखी कोलेरा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको हटा खत्म किया जा सकता है। और इस बट उसके बावजूद भी 2023 के अंदर 4,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है कोलेरा के कारण। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया किस किस कारण कोलेरा जो है फैल रहा है। क्लाइमेट चेंज, प्रॉपर क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, और वैक्सीन की शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिल रही है। एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम याद रखना है, वाइबीरियो कोलेरा, जो कि खराब गंदे पानी और खाने में जो है वो रहता है, खराब खाने में, राइट। और इसके कारण से पेट खराब हो जाता है, डायरिया होता है बहुत सीवियर तौर पर, इतना डायरिया होता है कि उसके कारण डेथ तक हो सकती है, वीकनेस लगने लगती है। इसमें वैक्सीन कौन सी है, डुकोरल, शैंकॉल और यूबिकॉल प्लस, तो ये 3 प्रकार की वैक्सीन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव जो है वो करी है। इसके अलावा फैक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इसमें एक माइक्रो प्लास्टिक का एक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये बैक्टीरियम जो है माइक्रो प्लास्टिक से चिपक कर एक्वेटिक लाइफ को भी जो है वो काफी डेंजर में जो है वो डाल रहा है। इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखना है कि 2030 तक कोलेरा को एंड करना है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव था, ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर कोलेरा कंट्रोल, राइट। फिर इसके अलावा वॉश के बारे में आपको ध्यान में रखना है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये गवर्नमेंट इस पर जो है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पर गवर्नमेंट को टारगेट करना है। आज की डेट पर गवर्नमेंट कर रही है अलग अलग अपने इनिशिएटिव के थ्रू। रियल एस्टेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का। ये जीएस पेपर 2 क्यों लिखा हुआ है इनने, इकोनॉमिक्स का टॉपिक ये टैक्स क्रेडिट को लेकर। एनीवेज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इशू किया है एक बेसिकली जजमेंट, जिसमें अलाउ किया है रियल एस्टेट कंपनी को कि वो क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी रिजीम, राइट। जिससे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कमर्शियल बिल्डिंग की, राइट, रेंटिंग और लीजिंग पर्पस के लिए, उसको जो है वो ये मैनेज जो है वो कर सके। तो पहला पॉइंट हमें क्या देखने को मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब रियल एस्टेट कंपनीज तो समझते हैं ना कौन सी कंपनीज होती हैं, जो बिल्डिंग मल्टीज और ये सब चीजें बनाती है, टाउनशिप वगैरह, तो अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकती है जीएसटी रिजीम में, राइट। अब नेक्स्ट आगे चर्चा करें, कोर्ट का डिसीजन क्लैरिफाई कर रहा है एप्लीकेबिलिटी फॉर आईटीसी फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एप्लीकेबल है। बस ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी है। जब कंस्ट्रक्शन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जरूरी होता है लीजिंग या रेंटिंग के लिए, तो उस समय आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हो। अब इसमें ये रूलिंग जो है वो इंपैक्ट करेगा रियल एस्टेट सेक्टर को, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रमोट होगी, किसमें, जीएसटी क्रेडिट्स में। अब ये पूरा खेल क्या है, तो आइए इसको डिटेल में जो है वो समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एलिजिबल होंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए जिसका उपयोग आप लीजिंग या रेंटिंग सर्विसेज के लिए कर रहे हो, राइट। तो अब ये चीज फैक्ट ध्यान में रखना, ये किन के लिए है, रेंटिंग और लीजिंग के लिए, यानी कि अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हो या लीज पे दे रहे हो तो उस चीज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउड है, बाकी दूसरी चीजों के लिए नहीं है, मतलब सेल आउट के लिए नहीं है। सिंपल सी चीज, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें फंक्शनैलिटी टेस्ट जो है वो निर्धारित करेगा कि बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है सिमिलर टू द मशीनरी इन सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि देखो अगर आप रेंट पे दे रहे हो या लीज पे दे रहे हो किसी पर्टिकुलर प्लेस को, तो दैट मींस यू आर गिविंग सर्विस, है ना। तो जब आप सर्विस दे रहे हो तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको मिल सकता है, बट अगर आप बेच रहे हो तो फिर नहीं मिलेगा, दैट इज ट्रू। तो आपको ये चीज क्लियर करना है, फंक्शनैलिटी टेस्ट जो है वो क्या है, ये इंश्योर करेगा कि भाई वो बिल्डिंग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करा रही है रेंटिंग की और लीजिंग की, क्योंकि रेंट और लीज तो एक सर्विस ही होती है ना। नेक्स्ट, एसेंशियलिटी टेस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि गुड्स और सर्विस जो भी प्रोक्योर की जाएगी, ली जाएगी, मस्ट एसेंशियल टू द बिजनेस ऑपरेशन, कि आप अगर जो भी इस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे फर्नीचर लेकर आ रहे हो, कुछ भी लेकर आ रहे हो अपनी बिल्डिंग में रखने के लिए, राइट, क्योंकि उसको आपको रेंट पे देना है, लीज पे देना है,
राइट। तो ये इंश्योर किया जाएगा कि उसका उपयोग सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए किया जाए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। और इसमें टैक्स बेनिफिट अलाउ किया जाएगा सिर्फ उसी मटेरियल के लिए जो कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली एसोसिएटेड है, जैसे कि सीमेंट और स्टील। ये फैक्ट भी है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखो अभी मैंने आपको फर्नीचर वगैरह बताया, तो वो भी इन्हें हटा दिया, इन्हें बोला कंस्ट्रक्शन, कि अगर आप सीमेंट स्टील जो भी चीज कंस्ट्रक्शन में लग रही है बिल्डिंग के, और वो ऐसी बिल्डिंग जिसको आपको सेल आउट नहीं करना है, जिसको आपको सिर्फ रेंट और लीज पे देना है, तो उसमें जो है वो आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम लोग बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट। वो आगे चल के भी बताऊंगा, लिखा हुआ इसमें। तो यहां तक आपको क्लैरिटी हुई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लैरिफिकेशन प्लांट और मशीनरी को लेकर क्या है। तो इस जजमेंट के अंदर ये चीज कही गई कि जो सेक्शन 17 क्लॉज 5D जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 का, जो कि प्रीवियसली ये कहता था कि आईटीसी क्लेम जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्डिंग जो है अगर वो लीज पे दी जा रही है या रेंट सर्विसेज पे दी जा रही है, जैसे कि मॉल हुए, वेयर हाउसेस हुए, राइट, तो उनको प्लांट और मशीनरी के तौर पर जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब जितनी भी बिल्डिंग जो होंगी जो लीज और रेंट पे दी जाएंगी, अब वो प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आ गई है, और जिसपे आप आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हो। किसके ऊपर? सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट, हर एक केस जो है वो एक्सेस किया जाएगा इंडिविजुअली, ये निर्धारित करने के लिए कि स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट बेस्ड ऑन बिल्डिंग रोल के ऊपर आधारित है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट, इसका इंपैक्ट जीएसटी प्रोविजन पर क्या पड़ेगा? तो सेक्शन 17 क्लॉज 5C और सेक्शन 17 क्लॉज 5D सेंट्रल जीएसटी एक्ट का जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये प्रोहिबिट करता है कि आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर जो है वो नहीं दिया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और ये रूलिंग जो है, ये हम लोग को, ये जजमेंट जो हम लोग को जो है वो देखने को मिला, उसने एक्सपेंड कर दिए पूरी चीजों को, राइट। कोर्ट ने कंफर्म किया कि आईटीसी जो है वो आप क्लेम की जा सकती है अगर बिल्डिंग का उपयोग जो है वो आप सर्विस के लिए, के पर्पस के लिए दे रहे हो, जैसे कि रेंटिंग और लीजिंग, राइट। बट नॉट इफ कंस्ट्रक्टेड फॉर पर्सनल यूज। सिर्फ बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो तो फिर आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। ये डिसीजन जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, बहुत समय से रियल एस्टेट सेक्टर में एक इशू चल रहा था, जहां पर आईटीसी जो है वो पहले अवेलेबल नहीं थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए कमर्शियल बिल्डिंग्स की, बट अब जो है बताया जा रहा है कि ये आईटीसी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए। इससे रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं, स्पेशली जो रेंट और लीजिंग बिजनेस में कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनको काफी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जीएसटी और आईटीसी मैकेनिज्म अब आप समझ लो। तो जीएसटी जिसको इंडिया के अंदर 2017 में इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता ही है। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि क्रिएट करता है एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर पूरी कंट्री के अंदर, यानी कि एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर पूरी कंट्री के अंदर। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इसमें ज्यादातर सेंट्रल और स्टेट के कौन से टैक्सेस आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम जो है वो प्रोवाइड कराता है। अभी आज की डेट में टैक्स स्लैब्स कौन से हैं? यस, 0%, बिल्कुल सही लिखा है। आप ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखेंगे, एक 0% टैक्स भी होता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 20% का स्लैब हम लोग को देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अब आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये अलाउ करता है बिजनेस को कि वो क्लेम कर सकते क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट यूज इन बिजनेस ऑपरेशन। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो इसका मतलब क्या है? एग्जांपल, आप, मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, आप तो ब्यूरोक्रेट्स होंगे। मैंने अपनी एक बिल्डिंग तैयार करी, ठीक है, मैं रियल एस्टेट सेक्टर वाला हूं, मैंने अपनी एक बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग में मैंने सीमेंट खरीदा, उस बिल्डिंग में मैंने रेत खरीदी, गिट्टी खरीदी, सब, यानी कि जो जो आप सोच सकते हो मटेरियल जो भी है कंस्ट्रक्शन का, वो खरीदा। तो जब जो भी चीज मैं खरीद रहा हूं, तो उस पर मैं जीएसटी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बताओ, बोलो हाँ या ना, सिंपल सी चीज। मैं कोई भी चीज अगर खरीद रहा हूं तो उस पर मैं जीएसटी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? यस, दे रहा हूं, राइट। तो जितना मैंने जीएसटी दे दिया है ऑलरेडी, और जिसका इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूं किस पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को रेंट आउट करने के लिए, लीजिंग के लिए, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो जो चीज मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है, तो जब मैं जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि भाई मैंने आपको ऑलरेडी पे कर दिया है, सरकार को मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, तो मैं दोबारा से टैक्स नहीं पे करूंगा। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो उसमें ये चीज मेंशन की जाती है कि भाई हम इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी अगर आपको पैसा दे दिया है, पहले ही आपके पास पैसा पहुंच चुका है हमारी तरफ से, तो हम दोबारा से आपको ये पे जो है वो नहीं करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जब बिजनेस जो है वो आउटपुट पर टैक्सेस जो है वो पे करती है, तो वो अपने अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है उन पर्टिकुलर
टैक्सेस को रिड्यूस करेगी जिस पर उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। समझ में आई बात है? अरे एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक कंप्यूटर खरीदा, आप जब कंप्यूटर खरीदते हो तो कंप्यूटर में आपने देखते हो कि आप जीएसटी भी उसमें भरते हो। यस, आपने लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया आपने, तो उस पर आपने जीएसटी पे किया, ठीक है, मोबाइल के बिल में देखना जीएसटी लिखा रहता है। आप अपने पर्सनल यूज के लिए आपने रखा है तो आपने पे कर दिया, हो गया वो काम खत्म। अब बात समझना कि मेरा जो है वो मेरी शॉप है पूरी, एक शोरूम है मेरा मोबाइल फोन का। मैंने मोबाइल फोन जिस फैक्ट्री से खरीदा तो उसकी तो मैंने जीएसटी के साथ कॉस्ट पे कर दी ना, ठीक है। अब जब मैं कस्टमर को बेचूंगा तो मैं कस्टमर से जो जीएसटी चार्ज करूंगा, राइट, तो वो मेरी पॉकेट में गया पहले तो। भाई आपने जब मोबाइल खरीद, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी शॉप से आकर मोबाइल खरीद रहे हो तो वहां पर आकर आप पूरा पेमेंट मेरी शॉप पे दोगे, है ना, और मुझे किसको देना है? सरकार को देना है। जब मैं वो वाला पेमेंट सरकार को दूंगा तब मैं सरकार को बोलूंगा कि नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई साहब, हमने ऑलरेडी फैक्ट्री को ये आपका जीएसटी जो है वो पे कर चुका हूं, मैं दोबारा से पे नहीं करूंगा। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई थिंक अब ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे जनरल स्टडीज के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से और तरीके से क्लियर किया जाता है। तो जीएस आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि क्रेडिट का फ्लो जो है वो पूरी सप्लाई चेन में बहुत बेहतर तरीके से रहे। कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो टैक्सेस का ना हो, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स जो है वो ना लगे और बार बार टैक्सेस जो है वो लोग पे ना करें, तो वो चीज कैस्केडिंग टैक्सेस को अवॉइड करने से रिलेटेड ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि अगर इनवॉइस जो है नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइस विद इन 180 डेज और व्हेन क्रेडिट नोट्स आर इशूड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रीवियसली क्लेम्ड। तो कई बार कई केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है आईटीसी जो है वो रिवर्स भी हो जाती है अगर आप इनवॉइस जो है वो नहीं प्रोवाइड कराते हो 180 दिन में, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, और ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे टॉपिक में हमने क्या चीज समझी? सिंपल सी चीज समझी कि आज की डेट में प्लांट और मशीनरी के तौर पर जो है वो माना जाएगा किसको? ऐसी बिल्डिंग्स को जिन बिल्डिंग का इस्तेमाल रेंट आउट या लीजिंग के लिए किया जा रहा है। ये कोर्ट ने बोल दिया। अब जो भी बिल्डिंग रेंट आउट और लीजिंग में यूज की जाएंगी वो अब आईटीसी का बेनिफिट उठा सकती हैं। और आईटीसी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत आप रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो जिसमें आप अपना टैक्स जो है वो रिड्यूस करवा सकते हो, ये बोलकर कि आपने ऑलरेडी उस मटेरियल पर टैक्स जो है वो पे कर दिया है। क्लियर बात? ऑलराइट गाइस, होपफुली मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में भी आया होगा। आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करो भाई लोग, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा अप्रिसिएशन दिया करो कि हाँ भाई अच्छा आपको सब सही तरीके से चीजें समझ में आ रही है, राइट, क्लैरिटी हो रही है। तो हमें भी अच्छा लगता है देखकर आपके कमेंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, आइए इस पर बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है, ऑब्वियस ही बात है कि ओल्ड पीपल के कंट्रीब्यूशन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि भाई मतलब एज फ्रेंडली सोसाइटी हो, कि ओल्डर पीपल को जो है भगाए ना। होता है सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग का जो है वो ध्यान नहीं रखते। कई सारे केसेस में तो घरों में देखने को मिलता है कि अपने मतलब लोगों के बच्चे जो है अपने माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप को जो है वो निकाल देते हैं, भगा देते हैं, अलग कर देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। बिल्कुल गलत है, घटिया लोग हैं ये। उनके माँ बाप ने जब से उनको बोलना नहीं आता तब से बोलना सिखाया, बड़ा किया, पाला, हर एक चीजों का ध्यान रखा, और जब केपेबल हो गए बच्चे तो माँ बाप को कहीं का नहीं समझ रहे। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक इंडिया के अंदर 153 मिलियन एल्डरली इंडिविजुअल हैं, जो 2050 तक 347 मिलियन हो जाएंगे, जो कि एक इंडिया के लिए बर्डन वाली बात है क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, राइट। तो इस पर इंडिया को स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से बनानी पड़ेगी। और यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021 से लेकर 2030 तक की है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, भारत जन का एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जन एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि भारत जन क्या है, तो इस पर डिटेल में लोगों ने नहीं दिया है। भारत जन जो है वो बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस पर हमारा खुद का चैट जीपीटी है। हम जैसे चैट जीपीटी काम करता है ना, वैसे ही हमारा खुद खुद का चैट जीपीटी है। ये इनिशिएटिव के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि आईआईटी बॉम्बे और नेशनल मिशन और इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो है वो कोलैबोरेट कर रही है, और भारत जैन जो है
वो स्पीच टेक्स्ट विजुअल डेटा जो है वो एड्रेस कर सकता है मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव के तौर पर। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। हर चीज इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का इंपैक्ट जो है वो कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या है, और ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स जो है उनके साथ कैसे ये अलाइंड है। तो ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, और उम्मीद करता हूं जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।